अब मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के मुख्य वक्ता, विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार आदित्य मुखर्जी का। तो समकालीन भारतीय इतिहास के प्रोफेसर थे। वह जेएनयू में ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट स्टीफन कॉलेज से प्राप्त करी। उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं कर्म, आरएसएस स्कूल टेक्स्ट एंड द मर्डर ऑफ महात्मा गांधी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। बहुत धन्यवाद आपके इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर राजीव रंजन गिरी, कन्वीनर ऑफ द गांधी स्टडी सर्कल, डॉक्टर राजेश गिरी, प्रिंसिपल ऑफ राजधानी कॉलेज, आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस एक मौका दिया इस बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पे बोलने के लिए। आज मेरा सब्जेक्ट है, पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, और डॉक्टर गिरी ने मुझे कहा कि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के बोल सकता हूँ। तो अगर मुझे हिंदी में बोलने में कोई गलतियाँ मिले तो क्षमा कीजिएगा। पर जो मैं कहना चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचा पाऊंगा। तो मैंने जो कहा कि आज का जो डिस्कशन है वो है आज़ादी की कहानी, द स्टोरी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। मैं इस कहानी में इसके जो सारे डिटेल हैं कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। ये तो आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद ही जानते हैं। मैं इसकी जो मैंने शुरू में कहा कि हमारे राष्ट्रवाद की क्या महत्वपूर्णता है और उसकी क्या प्रासंगिकता है, उस पे बात करना चाहूंगा। ये आप सब समझते ही हैं कि ये प्रासंगिक क्यों है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे कितने लोगों पे अटैक होते हैं। सोशल एक्टिविस्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट्स, उनको देशद्रोही करार कर दिया जाता है। मतलब एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। कोई एक नेशनलिज्म का कोई एक छवि तो होगा पिक्चर में कि आप लोगों को एंटी नेशनल बोल दे रहे हो। और सिर्फ लोगों को नहीं, सिर्फ ऐसे लोगों की नहीं जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी गरीबों पे के साथ काम करने में लगा दिया, जैसे फादर स्टैन स्वामी। इनको भी देशद्रोही के नाम पे जेल में डाल के और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशंस को ही देशद्रोही बना दिया जाता है। जिस इंस्टीट्यूशन में मैंने 40 साल से ज्यादा पढ़ाया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसको 2016 से लेके उसके खिलाफ इस किस्म की बातें होने लगी कि दुनिया आम लोगों के दिमाग में ये आ गया कि भाई ये तो एक देशद्रोही इंस्टीट्यूशन है। हमारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिए गए और एक गोदी मीडिया को साथ लेते हुए सरकार ने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं हमारे संस्था के विषय में कि आपको अब याद नहीं होगा, पर सलील साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि 2016 के कुछ महीनों के शुरू के कुछ महीनों के बाद अगर आप जेएनयू में स्कूटर या टैक्सी लेके जाना चाहते थे तो वो मना कर देते कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाते, क्योंकि ये दिमाग में लोगों के फैला दिया गया था कि यहाँ पे सारे देशद्रोही पैदा किए जाते हैं। फिर भी आपने हिम्मत करी, और हिम्मत शायद इसलिए करी क्योंकि आप गांधी स्टडी सर्कल के हैं। और जैसे आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा कि गांधी सिर्फ कोई टोकनिज्म नहीं है, एक झाड़ू हाथ में और एक चश्मा ले लिया तो गांधी जी नहीं बन जाता। गांधी जी तो एक्शन में है। तो अगर आपके एक्शन में आपने कुछ रिस्क लिया तो उसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं। इससे ये भी जाहिर होता है कि ये जो प्रोपेगेंडा है, जिससे मैंने कहा कि स्कूटर वाले और रिक्शे वाले और टैक्सी वाले जेएनयू नहीं आते थे, ये भी साबित होता है कि प्रोपेगेंडा के भी लिमिट होते हैं। ये नहीं है कि हर एक आदमी उस प्रोपेगेंडा के लपेट में आ जाता है, और आप क्लियरली नहीं आए, नहीं तो हमको नहीं बुलाते आप। मैं शुरू में ही
बताना चाहूंगा, क्योंकि ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, राष्ट्र और देशद्रोही के कॉन्टेक्स्ट में बात शुरू हो रही है, कि आप लोगों को याद रहना चाहिए, और ये गांधी स्टडी सर्कल है, कि गांधी जी का जो पहला अरेस्ट होता है हिंदुस्तान में 1922 में 6 साल के लिए, वो देशद्रोही के नाम पे होता है। सेक्शन 124A लगा के देशद्रोह के नाम के उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस पर गांधी जी क्या कहते हैं, और ये सिर्फ गांधी जी नहीं, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, ये सब सेक्शन 124A के अंडर अरेस्ट होते हैं, जिसको इस्तेमाल करके हमारे स्टूडेंट्स, आज के एक्टिविस्ट, आज के इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स को अरेस्ट कर लिया जा रहा है कि वो देशद्रोह कर रहे हैं। ये हमको आपको याद दिलाने के लिए कि ये एक कॉलोनियल साम्राज्यवाद के समय के एक कानून है, अंग्रेजी हुकूमत के समय की कानून है, जिसको आज 73 साल आजादी के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसी पर्पस के लिए। और उस बारे में गांधी जी क्या कहते हैं, मैं आपको पहले याद दिलाना चाहूंगा, मैं राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करने के पहले। गांधी जी ने 1930 में ही 29 में कह दिया कि रिपील ऑफ सेक्शन 124A will mean the attainment of स्वराज। कहता है जब तक ये सेक्शन 124A रिपील नहीं होता कोई स्वराज नहीं है। तब से कह रहे हैं वो रिपील। आजादी के बाद कितने लोगों ने कहा, और अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं कि इसको रिपील होना चाहिए। चीफ जस्टिस रमन्ना का स्टेटमेंट पढ़िए, वो कह रहे हैं कि तो रिपील होना चाहिए, तो सही लॉ नहीं है। और हमारी जो रूलिंग सरकार है वो कहती है कि हम इसको इतना स्ट्रेंथन करेंगे कि इस लॉ का नाम सुन के ही लोगों के खून पसीने हो जाएंगे, मतलब डर पैदा करेंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि गांधी जी का क्या रिएक्शन था। गांधी जी कहते थे, उन्होंने 1925 में फिर से कहा, उन्होंने कहा रियल स्वराज कैनॉट कम by acquisition of authority by a few, but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when it is abused. तो स्वराज का मतलब है कि ये नहीं है कि किसी के हाथ में सरकार आ गई, उनके हाथ में पावर आ गई, पुलिस आ गई, डंडे आ गए, गोलियां आ गई। स्वराज का मतलब ये है कि जो हर एक इंसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे जितना भी डिस्पोजेस्ड हो, वो अपनी आवाज उठा सके। और इस पे गांधी जी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। गांधी जी के अंडरस्टैंडिंग में फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स व्हाट, कि आप लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करके वो कहते हैं कि आपको ये भी आजादी होनी चाहिए कि आप लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर आप क्रांतिकारी बातें करें, क्रांति की बातें करें, रेवोल्यूशनरी की भी प्लान करें, है ना। तो ये सब फ्रीडम, ही सेज, ये जरूरी है, उसके बगैर कोई आजादी नहीं है। गांधी जी का अपना एक स्टाइल होता था बोलने का, वो इमेजरी यूज करते थे बहुत अच्छे। तो वो कहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच or press freedom or whatever, this kind of freedom, democratic freedoms, is like the water of life, कि उसके बगैर कोई जीवन नहीं है। And then he says, have you heard anybody dilute water? पानी को तो नहीं ना आप डाइल्यूट कर सकते। तो वैसे ही वो कहते हैं कि आप ये जो एक फ्रीडम है ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ एसोसिएशन, इसको हमें डाइल्यूट नहीं होने देना। ये इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं चाहूंगा कि हम अपने मेन डिस्कशन पे आ जाएं। वो ये है कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो क्या है, कैसे होता है, हाउ इज इंडिया इमेजिन्ड, ये राष्ट्र बनता कैसे है, और दुनिया में जो दूसरे राष्ट्र बनते हैं उससे हमारे क्या अंतर हैं। इन विषयों में
मैं आपके साथ थोड़ी बहुत डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो नेशन स्टेट्स होते हैं ये कोई बिल्कुल प्राचीन काल से नहीं बने हुए हैं। ये जो मॉडर्न राष्ट्र हैं जो आप देख रहे हैं, मॉडर्न नेशन स्टेट्स, ये एक मॉडर्न फेनोमेनन है। ये पिछले 200-300 सालों में बने हुए हैं। ये प्राचीन काल से नहीं है। प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में साम्राज्य होते थे, बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे, छोटे एम्पायर भी होते थे। अगर आप भारतवर्ष को ही ले लीजिए तो कुछ मौर्यन एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था, चोलास का एम्पायर था। बल्कि अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों को इकट्ठे करने के बावजूद जब वो यहां से गए तभी भी सैकड़ों राजे रजवाड़े भारत में थे। ठीक है ना। तो कभी जो साम्राज्य था काफी बड़ा था, तो भारत का काफी बड़ा हिस्सा, जिसको आज हम भारत कहते हैं, उसका काफी बड़ा हिस्सा उसके अंदर आता था, कभी नहीं आता था। कभी दक्षिण का कुछ हिस्सा नहीं था, कभी पूर्व का हिस्सा नहीं था, कभी पश्चिम का नहीं था। तो ऐसे ही होता था पहले। यूरोप को अब अगर देखेंगे तो प्राचीन काल में, प्री मॉडर्न एरिया में, आधुनिक काल के पहले, वो भी यूरोप भी एम्पायर्स में बटा हुआ था, कई साम्राज्यों में बटा हुआ था। जैसे कि समझिए ऑटोमन एम्पायर के अंदर कई यूरोप के कई हिस्से आ जाते थे, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर कुछ और हिस्से आ जाते थे। और ये सारे जो हिस्से बड़े बड़े एम्पायर्स के या साम्राज्य के अंडर थे, वो अब टूट टूट के अलग अलग नेशन स्टेट्स बनने लगते हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में। मॉडर्न नेशंस, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब बनते हैं। और तो ये एक पहली बात याद रखने की है कि ये एक आधुनिक फिनोमेनन है। और नेशन स्टेट्स कैसे बनते हैं वो भी कोई फॉर्मूला नहीं है कि भी क्या वो धर्म के बेसिस पे बनते हैं, कि भाषा की बेसिस पे बनते हैं, कि हिस्ट्री के बेसिस पे बनते हैं, कि ज्योग्राफी के बेसिस पे बनते हैं, कि पॉलिटिक्स के, कि लैंग्वेज के। कोई फॉर्मूला नहीं है। अलग देश अलग अलग मिक्सचर, लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्ट्री में को लेके बनाए जाते हैं, इमेजिन किए जाते हैं। मैं इस विषय में और बोलूंगा कि हमारी इमेजिनेशन क्या थी, वो हमको पहले सोचना है, फिर हम देखेंगे कि दूसरों की इमेजिनेशन क्या थी। पहले हमको तो ये जो बेनेडिक्ट एंडरसन की फेमस स्टेटमेंट है दैट इमेजिन्ड कम्युनिटीज है, नेशन भी एक इमेजिनेशन है कि लोगों ने ये सोचा कि हमारा देश जो है वो इस तरह का होगा, जिसको हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, 100 साल लंबी आंदोलन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मास मूवमेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, वो आंदोलन जिसमें आम आदमियों की जो पार्टिसिपेशन थी शायद दुनिया में कहीं और नहीं थी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसकी वो अपने बारे में वो क्या, उनके मन में क्या छवि थी कि क्या देश हम बनाना चाहते हैं, कैसा हमारा नेशन होगा, हमारे नेशनलिज्म से चल के कौन सा, किस किस्म का नेशन स्टेट बनेगा। ये जो कंसेप्शन है, इसको, ये जो इमेजिनेशन है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने आइडिया ऑफ इंडिया कहा था। आजकल आइडिया ऑफ इंडिया लेके बहुत बहस होता है, इसलिए मैंने सोचा कि हम इस पे भी जरा, इसका भी जरा खुलासा करें कि ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। आइडिया ऑफ इंडिया वो है जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने मिलके 100 साल लगा के एक परिकल्पना बनाई, वो है आइडिया ऑफ इंडिया। और उसमें कोई एक हिस्सा हमारे आंदोलन का नहीं था। ये नहीं कि उसमें सिर्फ जो नरमपंथी थे या गरमपंथी थे या जिनको मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, या गांधीयंस थे या सोशलिस्ट थे या कम्युनिस्ट थे, रेवोल्यूशनरीज थे जैसे भगत सिंह, ये सब के आइडिया हैं। ये सब एक कंसेप्शन पे ये सब अग्रीड थे, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कि एक कंसेंसस था। भारत के सारे
राष्ट्रवादी लोगों में, नेशनलिस्ट्स में, चाहे वो किस किस्म के भी नेशनलिस्ट हो, उनमें ये एक अग्रीमेंट था कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो फलाना है। इसमें सिर्फ शामिल दो किस्म के लोग नहीं थे। एक थे लॉयलिस्ट्स, मतलब जो अंग्रेजी राज के पिट्ठू थे, और दूसरे थे कम्युनलिस्ट्स, जो सांप्रदायिकता में विश्वास करते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कम्युनल हो। वो इस आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानते थे। पर इनको छोड़ के बिल्कुल लिबरल से लेके लॉयलिस्ट, मतलब लिबरल से लेके एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, गांधीयन, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, रेवोल्यूशनरी, सब में ये अग्रीमेंट था इस विजन में। वो विजन क्या है, वो परिकल्पना क्या है जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। आज के डिस्कशन में मैं हमारे आजादी की कहानी में मैं ये इसको निकाल के इस पे फोकस करना चाहूंगा कि हमारे आजादी के जो लीडर्स थे वो उनकी सोच क्या थी, और उस सोच के लिए वो क्या करते थे, और उस सोच पे अब किस किस्म के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ये मेरा समरी है आज के टॉक का। अगर गिरी साहब हमें परमिशन दें तो यही मैं बोलना चाहूंगा। तो आइडिया ऑफ इंडिया के बेसिकली 4 हिस्से होते हैं। पहला है सॉवरेंटी एंड एंटी इंपीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना है और आजादी, पूरी तरह की आजादी। मतलब जो फ्यूचर इंडिया बनेगा वो किसी बड़े पावर का जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा, वो बिल्कुल आजाद होगा, चाहे वो सुपर पावर क्यों ना हो। और ना ही जो फ्यूचर इंडिया होगा वो किसी अपने नेबर को या किसी और को अपने साम्राज्य के अंदर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। एंटी इंपीरियलिज्म किसी भी किस्म का हो, अपना हो चाहे किसी और का हो, उसके खिलाफ आजादी नेचुरली सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे राष्ट्रवाद के जो जितने भी लीडरशिप थी, सारे मैंने जो कंसेंसस बताया लेफ्ट टू राइट, उन सब में ये अग्रीमेंट था कि डेमोक्रेसी, फ्यूचर हमारा इंडिया जो होगा वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 19वीं शताब्दी में 1890 के आसपास तिलक कहते हैं कि भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, मतलब हर एक इंसान, चाहे वो उसका लिंग क्या है, चाहे उसकी जाति क्या है, उसका भाषा क्या हो, उसका धर्म क्या हो, ये इससे कोई मतलब नहीं है। हर एक इंसान को, एवरी सिटीजन विल हैव द वोट, विल हैव इक्वल राइट्स इन द फ्यूचर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये डेमोक्रेसी का आइडिया बहुत शुरू से ही 100 साल से करीब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने लोगों के दिमाग में डाला कि ये डेमोक्रेसी है। और इसको आप कोई छोटी मोटी बात मत समझिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जिससे शायद मेरी बात आपको ज्यादा समझ आएगी कि 1960, मतलब करीब 1890 से आप 70 साल बाद अमेरिका, जहां पे आप सब भागने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान से, अमेरिका में अभी भी सिविल राइट्स मूवमेंट हो रहे थे। वहां पे ये डिस्कस कर रहे थे अभी भी कि क्या जो काला आदमी है वो आपके साथ एक टेबल में बैठ सकता है, क्या वो आपके कमरे में आ सकता है, क्या आपके वो बाथरूम यूज कर सकता है। वोट की तो बात छोड़ दीजिए, सारी दुनिया में अभी तक 19वीं शताब्दी में कहीं पे एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था अभी तक। औरतों की वोट होगी कि नहीं होगी, इस पे भी यूरोप पे भी डिबेट चल रहा था। इस समय में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लीडरशिप ने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि दे विल बी इक्वल राइट्स, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को उन्होंने समझा भी इस तरह कि डेमोक्रेसी मस्ट इंक्लूड एवरीबॉडी। अगर आप हमारे राष्ट्रीय आंदोलन आजादी की कहानी को देखेंगे तो हर 10 या 20 साल के अंदर आप देखेंगे कि नए नए तबके को उसको इस आंदोलन के अंदर लाने की कोशिश चलती है। ये शुरू होता है बुद्धिजीवियों से, जो कि मिडिल क्लास होते हैं आमतौर में, फिर उसको लोअर मिडिल क्लास में जाता है, फिर कोशिश करा जाता है कि वर्किंग क्लास को इसके अंदर लाया जाए,
ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कम्युनिस्ट ही वर्किंग क्लास को लाने की कोशिश करते। तो सबसे पहला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बना था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईटक। उसके बनाने वाले थे, आप सुन के विश्वास नहीं करोगे, उसके जो क्रिएटर थे आईटक के, वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और सीआर दास। तो ये हमारे नेशनल मूवमेंट का था कि वर्किंग क्लास भी इसमें हो, पेजेंट्री भी इसमें हो। और आप देखते हैं कि हर डेकेड के बाद, हर दशक के बाद आप देखेंगे कोशिश बढ़ती जाती है कि जो हमारा स्वराज या नेशनलिज्म का डेफिनेशन में है, वो उसमें और भी लोग इंक्लूड हो जाएं। विमेन, दलित। अब गांधी जी जो शुरू से ही, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से यहाँ आते हैं, तो उनका वन ऑफ अर्लीस्ट पोजीशन ये है कि जब तक यहाँ पे अनटचेबिलिटी रहेगी तब तक कोई आजादी नहीं है। देयर इज नो स्वराज विद अनटचेबिलिटी। मतलब अनटचेबिलिटी, एज यू नो, वाज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ दलित ऑपरेशन, है ना। तो ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के अंदर आती है। सबसे बड़ी बात जो डेमोक्रेसी के अंदर आती है, वो है तीसरा पॉइंट, वो है सेक्युलरिज्म। अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ेंगे हमारे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों शब्द जो हैं, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म, इनको इकट्ठा बोला जाता था, सेक्युलर डेमोक्रेसी बोला जाता था। क्योंकि अगर आप सेक्युलर नहीं है तो आप डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते। अगर आप हर सिटीजन को इक्वल राइट्स नहीं देते, अगर आप कहते हैं कि भाई जो हिंदू है उसको थोड़े ज्यादा पावर है, जो मुस्लिम है उसको थोड़ा कम, और जो सिख है उसको और भी कम, ऐसे करके करें, तो फिर वो डेमोक्रेसी तो नहीं हुई ना। अगर आप धर्म के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप सेक्युलर नहीं है, और अगर आप सेक्युलर नहीं है तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हो सकते। तो ये तीसरी बात थी। और इन दोनों बातों को, सेकंड और थर्ड, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म ऑल्सो मेंट कि जब हमारे आजादी की आंदोलन जो थी, वो विविधता को कोई नेगेटिव चीज नहीं मानते थे। ये एक इंक्लूसिव आइडिया था कि जितने भी विविधता हो, चाहे भाषा की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे कुछ भी विविधता हो, वो अच्छी चीज है। उससे हमें कोई डरना नहीं है, बल्कि उसको वी हैव टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। और जो चौथी बात थी, जो मैंने कहा था, 4 मेन पॉइंट्स हैं हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के परिकल्पना में। चौथा था प्रो पुअर ओरिएंटेशन, लूजली ट्रांसलेटेड गरीब नवाजी। सोशलिज्म नहीं, हालांकि बहुत लोग सोशलिज्म में विश्वास करते थे, खास करके 1920 और 30 के दशक के बाद सोशलिस्ट स्टैंड जो था काफी पावरफुल हो गया था भारतवर्ष में। नेहरू और जयप्रकाश नारायण और ऐसे लोगों के आने पे, परंतु उसके बावजूद भी कंसेंसस जो था वो सोशलिज्म पे नहीं था, पर प्रो पुअर, गरीब नवाजी पे जरूर था। चाहे वो दादा भाई नारोजी को आप देख लीजिए, चाहे दादा भाई नारोजी की किताब का नाम ही था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नारोजी, आरसी दत्त, राणा डे, आप किसी भी अर्ली नेशनलिस्ट को पढ़िए तो आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी है। अंग्रेजों को हम क्यों भगाना चाहते हैं, क्योंकि ये गरीबी लाता है। तो गरीबी को वो एक सेंट्रल इशू मानते थे, ठीक है ना। और उसको फिर गांधी जी के आने से तो कुछ बात ही अलग हो जाती है। मतलब जब वो दरिद्र नारायण की बात करते हैं, या जब कहते हैं कि टर्न योर फेस टुवर्ड्स द पुअर, है ना, तो गांधी जी तो उसको बहुत आगे बढ़ाते हैं, और फिर सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट भी इस आइडिया को, प्रो पुअर ओरिएंटेशन को काफी आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे 4 बेसिक कंसेप्शंस हैं हमारे राष्ट्रीयवाद के। अब आप देखिए, ये जो राष्ट्रीयवाद का कंसेप्शन है, ये एक यूनिक कंसेप्शन था। यूनिक मतलब इसके पहले किसी और ने ऐसा सोचा भी नहीं था। यूरोप के जो नेशन स्टेट्स बनते हैं उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कीजिए। यूरोप में जो नेशन स्टेट बनते हैं, वो बनते हैं 1 लैंग्वेज 1 रिलीजन की बेसिस पे। कैथोलिक फ्रांस, नॉट इवन क्रिश्चियन फ्रांस, कैथोलिक फ्रांस, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड, यूनिफिकेशन ऑफ इटली किस बेसिस पे होती है?
इटालियन स्पीकिंग पीपल, वन लैंग्वेज, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये सब बनते हैं 19वीं शताब्दी में। ये जो एम्पायर टूटते हैं, मैंने जो बताया, हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, एम्पायर टूटते हैं और इनका जो नेशन स्टेट बनाए जाते हैं वो बनते हैं वन लैंग्वेज वन रिलीजन के बेसिस पे। इसीलिए अंग्रेज कहते थे कि भारत तो कभी एक देश बन ही नहीं सकता, नेशन तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, एक भौगोलिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि अभी भी कहा जाता है हम लोगों को साउथ एशियन कहा जाता है, क्योंकि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप एक सिर्फ रीजन हो। तो क्योंकि उनके तो दिमाग में ये बात नहीं बैठती थी कि ऐसा देश जहाँ की जो विविधता है, जहाँ पे ऐसा कोई धर्म नहीं है जो दुनिया में है जो यहाँ ना हो, और काफी अच्छे तरह से ना हो, काफी लार्ज नंबर्स में ना हो, तो ये कैसे देश बन सकता है जहाँ 20 भाषाएं हो। मैं तो कम करके बता रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, कभी देश नहीं बन सकता था। इस समय में हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, मॉडरेट्स थे, जिनको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है, जिनके बारे में हिस्ट्री जो लिखी गई है बहुत ही हमारे हिसाब से बहुत गलत लिखी गई है, उनको बिल्कुल मेंडिकेंट कि भाई वो पिटीशन करते थे, सिर्फ ऐसे लिखा गया है, वो बिल्कुल गलत है। वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज के लोग थे, वो लोग बहुत ही इनोवेटिव उस समय के हिसाब से। उन्होंने जो इमेजिन किया जो भारत का नेशनलिज्म का, वो एक यूनिक इमेजिनेशन था। उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विविधता से हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमारी जो परिकल्पना है नेशन की, हमारा राष्ट्रवाद, हमारी राष्ट्रवाद का मतलब ही ये है कि इसमें विविधता होगी, उसमें सारी भाषाएं होंगी। तो नतीजा ये हुआ कि जो बंगाल का सबसे बड़ा पोएट या तमिलनाडु का सबसे बड़ा राइटर या तेलंगाना का सबसे बड़ा थिंकर जैसे कि वीरेशलिंगम, ये सबसे बड़े नेशनलिस्ट भी होते थे। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता था आपके लैंग्वेज में, आपके रिलीजन में, और आपके किस भाषा या किस धर्म के हैं उससे आपका राष्ट्रवाद में कोई असर नहीं पड़ता था। ये कॉम्प्लीमेंटरी थे। अब जितने भी ज्यादा अपने रीजनल लैंग्वेज कल्चर के वो दृढ़ता से उसको आगे बढ़ाते थे, उतने ही ज्यादा आप दृढ़ राष्ट्रवादी बनते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखनी चाहिए यूरोप के नेशनलिज्म में और हमारे नेशनलिज्म के। और एक दूसरा डिफरेंस भी है, यूरोप में जब नेशनलिज्म आती है, नेशन स्टेट बनते हैं, वो होता है विद द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब फ्यूडलिज्म के बाद जब कैपिटलिज्म आता है, तो राइज ऑफ कैपिटलिज्म के साथ साथ नेशन स्टेट्स बनते हैं। अच्छा, और आपने अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म के साथ साथ और नेशन स्टेट के साथ बनने के साथ साथ ही कॉलोनियलिज्म आ जाता है। मतलब ये जो नए नेशन स्टेट्स बनते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, वो साथ ही साथ अपना एम्पायर बना लेते हैं, अपने कॉलोनियां बना लेते हैं। मतलब उनके राष्ट्रवाद में दूसरे देश के लोगों को दबाना एक उनके राष्ट्रवाद का हिस्सा था। बड़े गर्व से कहते थे अंग्रेज की द सन नेवर सेट्स ओवर द एम्पायर, कि हमारा जो साम्राज्य इतना बड़ा है, हमने दुनिया में इतने कॉलोनीज पे अपना राज जमा लिया है कि कभी हमारे एम्पायर में सूरज डूबता ही नहीं है। इतना बड़ा है कि इधर से सूरज डूब गया तो हम दूसरे साइड में सूर्योदय हो जाएगा, इसलिए हम उसमें वो गर्व करते थे। ठीक है ना। तो उनके नेशनलिज्म में एक अग्रेसिवनेस था, उनके नेशनलिज्म में एक दबाव था, डर था दूसरे को दबाने का, यूरोपियन नेशनलिज्म जो निकलता है। और अगर उसको चेक ना किया गया होता, जो कि हुआ डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में कई देशों में, तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन जो था वो था हिटलर और मुसोलिनी, कि एक भाषा, एक रेस और अग्रेसिव, सारी दुनिया को हम कंट्रोल में लाएंगे। ये उसका नतीजा होता था उस नेशनलिज्म का। हमारी नेशनलिज्म जो थी, भारत की जो राष्ट्रीयवाद है, जिस
की कहानी आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसका बिल्कुल विपरीत था। उसमें ये एक लिबरेटिंग आइडियोलॉजी था, लोगों को दबाने वाला नहीं, लोगों को आजाद करने वाला आइडियोलॉजी। इसमें किसी को दबाने का नहीं, किसी पे एम्पायर जताने की बात नहीं थी, पर इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने वाली बात थी। तो ये एक इंक्लूसिव कि लोगों को साथ लेके चलो, अपने ही देश में दुश्मन मत ढूंढो। जैसे कि फासिस्ट कंट्रीज में, जैसे जर्मनी में, जैसे इटली में होता था कि दुश्मन आपको अंदर ही दिखते हैं, उनको जूस दिखते थे। यहाँ आपको मालूम है कौन दिखते हैं, जिनको हम टर्माइट्स कहते हैं, है ना, जिनको हम घुसपैठिया कहते हैं, वो हमको दुश्मन दिखने लग जाते हैं। तो दुश्मन अंदर मत ढूंढो, दुश्मन बाहर ढूंढो। ये हमारी नेशनलिज्म थी। और इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो राष्ट्रवाद की बात हो रही है, नेशनलिज्म की बात हो रही है, वो कई बारी ये यूरोपियन वैरायटी की हिटलर मुसोलिनी वाली जो नेशनलिज्म है उसके बारे में बोला जा रहा है। ये वो नेशनलिज्म नहीं है जो गांधी जी की नेशनलिज्म थी, जो भगत सिंह की थी, जो जवाहरलाल नेहरू की थी, जो सरदार पटेल की थी, या जो लोकमान्य तिलक की थी। ये बात आपको यंग स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। परंतु जैसे ही भारत की राष्ट्रवाद की परिकल्पना बनाई गई, उसी समय से उसको तोड़ने की परिकल्पना भी बनाई गई। और ये कौन बनाएगा? बट अंग्रेजी सरकार ही बनाएगी। उसको चैलेंज किया, द आइडिया ऑफ इंडिया को शुरू से ही चैलेंज किया। पहले तो मैंने बताया आपको, कहते ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आप में इतनी विविधता है। फिर उन्होंने विभिन्नता के बीज बोए, जो भारत में एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो रहा था कि विभिन्नता के साथ कैसे जिया जाए। ये नहीं बात थी कि किसी पे कोई झगड़ा नहीं था, कि कोई सब एक ही थे बिल्कुल। कोई मैं आइडियल गोल्डन एज की बात नहीं कर रहा हूं। लड़ाई झगड़े थे, डिफरेंसेस थे, ऑपरेशन था, कास्ट ऑपरेशन था, पर साथ ही में एक कोशिश थी कि उनको तोड़ा जाए। कैसे? जैसे कि जो बुद्धिज्म का राइज होता है वो कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ होता है। जो भक्ति मूवमेंट है, जो सूफी मूवमेंट्स है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो धर्म के अंतर को, कास्ट के अंतर को, कबीर क्या कर रहे हैं, कोशिश है कि इनको किस तरह से अब इनको हटाएं और इकट्ठे रहने की एक सिंथेटिक एक कल्चर जो कि मिलीजुली हो, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। ये कोशिश चल रही थी सेंचुरीज से। और ये कोशिश अगर नहीं चल रही होती तो भारत कब का बर्बाद हो गया होता। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि इस्लाम भारत में तब आती है जबकि अभी प्रॉफिट जिंदा थे, और क्रिश्चियनिटी भी तब आती है जबकि करीब करीब शुरू में ही उनके क्रिश्चियनिटी के पैदा होते ही दोनों भारत में आते हैं उस वक्त से, और सैकड़ों साल भारत में रह सकते हैं। क्योंकि इसमें यही भारत की विविधता थी, यही भारत की खासियत थी, जो कि नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं कि यहाँ पे हर किस्म के लोग आए, सब कुछ आया और उसको असिमिलेट कर लिया, उससे सीखा, आगे बढ़े, ना कि उससे डरे या उससे लड़ाई करके उससे मतलब आपस में सिविल वॉर कर लिया। तो ये बहुत ही ब्रिलियंटली वो कहते हैं कि यही है खासियत भारत की, कि इसकी हस्ती मिटती नहीं है। इसलिए नहीं मिटती कि ये ओपन है, सारे जो सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस आते हैं उससे सीखता है, उसको असिमिलेट करता है, आगे बढ़ता है। इसको अंग्रेजों ने आके रोका और उन्होंने एक पॉलिटिकल डिफरेंस बनाना शुरू किया अमंग रिलीजियस एंड कास्ट ऑन कास्ट बेसिस। उन्होंने कहा कि भाई यूरोप के देश तो नेशन बन सकते हैं, क्योंकि वो तो क्लास, नेशन, इन चीजों पे विश्वास कर सकते हैं, पर भारतीय लोग जो हैं ये तो सिर्फ धर्म के ऊपर ही चलते हैं, प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी के बेसिस पे चलते हैं। इसलिए यहाँ पे तो जो अगर यहाँ पे मेजॉरिटी रूल होगा तो हिंदू रूल हो जाएगा। इंग्लैंड के लिए ये नहीं कहते कि वहां मेजॉरिटी रूल का मतलब ये होगा कि वो प्रोटेस्टेंट रूल होगा। आप वहां पे ब्लैक्स को, आप वहां पे मुस्लिम्स को, हिंदूज को, अपने कैथोलिक्स को, उनको रिजर्वेशन दीजिए, नहीं तो वहां तो डोमिनेशन हो जाएगी।
पर भारत के लिए नया रूल बना लिया कि यहां तो जी अगर डेमोक्रेसी हो गई, इनको अगर हमने आजादी दे दी, तो जो मेजोरिटी में है वो तो माइनॉरिटी को खा जाएगा, है ना। तो ये लॉजिक के लेके उन्होंने ये सांप्रदायिक पार्टियों को तैयार किया। मुस्लिम लीग जब बनी तो उसको कहा जाता है ये कमांड परफॉर्मेंस थी, अंग्रेजों के बहुत हेल्प लेके बनाया गया उसको, उनके एनकरेजमेंट से बनाया गया, है ना। और ऐसी जो और सांप्रदायिक पार्टियां बनी, उनका रोल ही ये रहा कि जो राष्ट्रवाद की जो हमारे भारतीय राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना थी उसको कैसे तोड़ा जाए। इन अदर वर्ड्स, इंडियन नेशनलिज्म से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो अंग्रेजों ने तैयार किया वो था सांप्रदायिकता। तो ये कभी मत भूलिएगा कि जो सांप्रदायिक फोर्सेस हैं, चाहे वो नेशनलिज्म कह के अपने मतलब ब्लू हो जाए कह के, पर उससे वो नेशनलिस्ट नहीं बनते। उनकी बर्थ से लेके वो थे ही एंटी नेशनल। वो नेशनलिज्म को, जो भारतीय नेशनलिज्म थी, उसको तोड़ने में उन्होंने शुरू से हिस्सा लिया, और वो काम आज तक चलता जा रहा है। जब भारत आजाद हुआ, ये जो परिकल्पना लेके आजादी मिली, तो आप सोचेंगे कि आइडिया ऑफ इंडिया अब उस पे लागू होगा, परंतु सबसे बड़ा चैलेंज आइडिया ऑफ इंडिया को जो था वो आजादी के टाइम पे होता है। कि उसके बारे में मैं 5-7 मिनट आपसे बोलना चाहूंगा एज एन एग्जाम्पल। हर एक डिटेल 1-1.5 घंटे के लेक्चर में नहीं हो सकता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ कि उस वक्त क्या होता है, कैसे हमारे नेशनलिस्ट रिएक्ट करते हैं और क्यों होता है। तो एक उसका मैं जरा ये पीरियड को आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो पीरियड है 1946 से लेके करीब 48 तक, 2-3 साल की, या 50 तक ले लीजिए, इसको कंपेयर किया जाता है टू द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट है जो कि हिटलर के अंडर जर्मनी में होता है, जहां पे 60 लाख जूस को मार दिया जाता है ना, 60 लाख। तो एक बहुत बड़ा एक जो धमाका, जिसको होलोकॉस्ट कहते हैं, तो हमारे इस पीरियड को भी ये होलोकॉस्ट की तरह कहा जाता है। ये शुरू होता है करीब करीब अगस्त 1946 से। अगस्त 1946 में कैलकाटा किलिंग्स होते हैं। मुस्लिम सांप्रदायिक जो फोर्सेस थे वो मैसिव लेवल पे किल करते हैं हिंदूज को वहां पे। और फिर नोआखाली में भी यही होता है नवंबर में। और उसके रिटेलिएशन में फिर बिहार में मुसलमानों को ऑन अ लार्ज स्केल उनकी किलिंग्स होती है। सो कम्युनल राइट्स बुरी तरह से फैलते हैं। जो बिहार में राइट्स होते हैं उसमें पहली बार गांव-गांव तक वो फैल जाते हैं और बहुत लार्ज स्केल किलिंग्स होती हैं। और उसके इस सिचुएशन में गांधी जी की भी हत्या होती है, एक सांप्रदायिक इंसान से जो कि सांप्रदायिकता में विश्वास करता था, जो कि पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यवाह था उसका। और उसी मेंटालिटी से निकलता हुआ आदमी ने गांधी जी की हत्या कर दी। तो आप सोचिए एक क्या सिचुएशन क्रिएट होता है। और प्लस उसी वक्त इसी पीरियड में पार्टीशन भी होता है। पार्टीशन में करीब 5 लाख लोग तो मिनिमम मारे जाते हैं राइट्स में, 5 लाख। और करीब 60 लाख लोग, ये फिगर्स हैं, डिबेटेबल है, कोई थोड़ा कम करेंगे तो बढ़ा लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मेन पॉइंट यह है कि बहुत लार्ज नंबर्स में 60 लाख लोग रिफ्यूजी बन जाते हैं, मतलब बेघर हो जाते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशंस इन वर्ल्ड हिस्ट्री इन सच अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। इतने छोटे समय में इतने ज्यादा लोग बेघर होके एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह हो जाते हैं। तो इसका मतलब था कि उस वक्त की जो थिंकिंग थी वो हाईली चार्ज्ड, हाईली कम्युनलाइज्ड हो चुकी थी। तो उस सिचुएशन में 100 साल की जो मूवमेंट थी, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी वाज द बेसिस, उसको सबसे बड़ा चैलेंज पड़ता है। तो जब वो ये चैलेंज पड़ता है, क्योंकि इस वक्त जब लोगों के अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार मारे जाते हैं,
तो उस वक्त उसको समझाना कि भाई नहीं, वो जो दूसरा कर रहा है वो सांप्रदायिक तो है, पर आप उसको हेट नहीं करोगे, इतना आसान नहीं होता है। तो एक माहौल बन जाता है। इसीलिए जो राइट्स आप भी देखते हैं कि आज के डेट पे भी जब राइट्स कराए जाते हैं, इसलिए कराए जाते हैं कि राइट जब हो जाता है तो लोगों के दिमाग में एक सांप्रदायिक भावना आ जाती है दूसरे समुदाय के बारे में। तो राइट्स के साथ कम्युनलिज्म का ये बहुत गहरा रिश्ता है। राइटिंग हो गई, किलिंग हो गई, तो जो लोग पहले सेक्युलर भी थे, जो एक दूसरे के घर आना जाना, खाना पीना, यारी दोस्ती सब कुछ करते थे, वो एक दूसरे के को दुश्मन समझने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो वो सिचुएशन आजादी के टाइम में भारतवर्ष को होता है। नया देश का जन्म होने वाला है, उस वक्त लाखों लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, और एक कम्युनली सांप्रदायिक भावना एक चरम पे पहुंच चुकी है। ये सिचुएशन था। उस वक्त हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स क्या करते हैं? उनमें से सबसे ऊंचे, सबसे टॉल जो थे, गांधी जी। सोचिए गांधी जी क्या करते हैं। 1946-47 ये वक्त है ट्रांसफर ऑफ पावर का। 20वीं शताब्दी का शायद सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट, सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए। क्योंकि जब भारत आजाद हो जाता है, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक, करीब करीब सारे जो एम्पायर के कंट्रीज थे, कॉलोनीज थे, सब टूट जाते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा 200 साल पुराना एक कॉलोनी जो है वो आजाद होने वाला है। उस समय उस मूवमेंट का जो लीडर था गांधी जी, वो कहां थे? वो थे नोआखाली के गांव में। नोआखाली एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट बंगाल में, जो बांग्लादेश है, क्योंकि वहां पे राइटिंग हो रही थी, मारे जा रहे थे लोग। गांधी जी वहां पहुंच गए। तो लीडर सारे जो बड़े थे वो कह रहे थे कि भाई अब तो ट्रांसफर ऑफ पावर के डिस्कशंस हो रहे हैं, माउंटबेटन आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो गांधी जी आप वहां कब तक रहेंगे? तो गांधी जी का जवाब था, आई विल स्टे देयर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। जितनी मेरी जरूरत है मैं उतना रहूंगा। और आपको मालूम है वो कितने दिन रहे वहां पे? 4 महीने। नवंबर 46 से लेके मार्च 47 तक 4 महीने वो नोआखाली के गांव में घूमते रहे। एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते थे, क्योंकि वहां पे हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था मुस्लिम लीगियों का। तो वो उनके रास्ते में टूटे शीशे, ह्यूमन रिफ्यूज फेंकते थे। तो गांधी जी का जवाब था अपना चप्पल उतार लेते थे, क्योंकि वो अपने आप को पनिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस फ्रीडम इफ द सोल ऑफ इंडिया इज डिस्ट्रॉयड। अगर भारत का जो परिकल्पना, उसकी जो आत्मा है, अगर आप उसी को खो जाते हो तो ये आजादी का क्या मतलब है? तो गांधी जी ये तो वहां पे उन्होंने, उनके जाने से बहुत फर्क पड़ता है। और गांधी जी के जो हर जगह जहां पे कम्युनल राइट्स होते थे उनको पहुंचाया जाता था। कलकत्ते में, दिल्ली में, उनका देहांत भी आपको शायद पता होगा। उनका जो लास्ट फास्ट था वो भी दिल्ली में इसलिए था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मुसलमानों को जो भगाया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, ये एकदम इमीडिएटली रुकना चाहिए। कम्युनल राइटिंग रुकनी चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये अंतिम फास्ट था। और तब तक नहीं उन्होंने तोड़ा जब तक दोनों पक्ष के लोग उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम और यहाँ पे दिल्ली में राइटिंग नहीं करेंगे, और वो रुकता है गांधी जी के इंटरवेंशन। माउंटबेटन गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहते हैं, जहां पे पंजाब में उनको 30-30, 40-40 हजार सोल्जर्स और पुलिसमैन लगाने पड़ रहे थे राइटिंग रोकने के लिए। वहां पे गांधी जी अकेले कलकत्ते जाते हैं और सुरावर्दी के साथ उनको, उनका कंडीशन होता है कि तुम मेरे साथ चलोगे, हम एक बस्ती में रहेंगे और इकट्ठे चलेंगे, तब जाके मैं आने को तैयार हूँ। और वो मानते हैं, और कलकत्ते में एक आदमी नहीं मरता है, या मतलब कोई मेजर राइटिंग नहीं होती है। ठीक है ना? तो गांधी जी तो अपना रोल इस तरह से निभाते हैं। नेहरू क्या करते हैं? जब बिहार में गांधी जी नोआखाली में
उसके रिस्पॉन्स में बिहार में राइटिंग हो रही है। नेहरू उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी सरकार आजाद, भारत आजाद नहीं हुआ था, 46 का टाइम था, इंटरिम गवर्नमेंट था, उसके प्राइम मिनिस्टर थे। वो अपना पूरा कैबिनेट को लेके सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी एटसेट्रा, सबको लेके वो बिहार पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैं यहां से नहीं हिलूंगा जब तक, मैं अपना पूरा जीवन जान सब कुछ लगा दूंगा, पूरे स्टेट का पावर, मेरा पर्सनल पावर, मेरा प्रेस्टीज, गांधी जी का प्रेस्टीज, सब कुछ लगा दूंगा जब तक ना ये राइटिंग रुकती है। और ये राइटिंग रुकती है उनके ये इस इंटरवेंशन से। ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूं कि जब अब कई लोग कहते हैं कि भारत में तो अब वही सिचुएशन हो गया, फिर से हिंदू मुस्लिम इतना बढ़ गया, राइटिंग हो रही है, कम्युनलिज्म इतना फैल गया है। तो हम क्या कर रहे हैं? दिल्ली के 30-40 किलोमीटर के अंदर एक आदमी को घर से निकाल के उसको मार दिया जाता है, लिंच किया जाता है, सिर्फ इस सस्पिशन से कि उसके फ्रिज में कौन सा मीट था। तो हमारे नेशनल लीडर्स कहां थे सारे? कौन जाता है वहां पे? मुजफ्फरनगर में ऐसी राइटिंग होती है कि वो वहां से एथनिक क्लेंजिंग हो जाती है, वहां के लोकल मुसलमानों को भगा दिया जाता है, गांव तक अपने वापस नहीं आ पाते, महीनों तक। क्या रिस्पॉन्स होता है? ये नहीं है कि जो हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं वो इतनी बड़ी हैं कि कुछ नहीं कर सकते, कमी कहीं और है। अंग्रेजी सरकार के टाइम पे कठिनाइयां कुछ कम नहीं थी, प्रेस कंट्रोल कुछ कम नहीं थे, फ्रीडम कुछ ज्यादा नहीं थे, लोगों को जेल छोटी छोटी बातों में सरकार को अपोज करने में भेजा जाता था। तो अभी भी वही है, परंतु फर्क यह है जो कि आपके प्रिंसिपल साहब ने शुरू में कहा, एक्शन का फर्क है। ये सिर्फ टोकनिज्म नहीं है कि अपोज आपने किया, क्या आप इनजस्टिस को रेजिस्ट करते हैं कि नहीं। इस पे मैं थोड़ी देर बाद फिर बात करूंगा। अब क्विकली, क्योंकि टाइम काफी मैं ले चुका हूं, तो मैंने आपको जो अभी बताया कि आजादी के साथ साथ ही सबसे बड़ा चैलेंज आइडिया ऑफ इंडिया को आता है, और उसको कैसे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स फेस करते हैं। उस समय में गांधी जी की हत्या भी कर दी जाती है, जो कि पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को अगर कोई रिप्रेजेंट करता था, भारत की सिर्फ नेशनल मूवमेंट की परिकल्पना को नहीं, पर इस रीजन का जो पूरा इतिहास है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का, मेरे ख्याल से गांधी जी से ज्यादा कोई शायद नहीं रिप्रेजेंट करता होगा। उनके डेथ पे क्या था ना, ही यूज्ड टू बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लिविंग हिंदू। तो ये नहीं था कि वो सिर्फ नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर ही रहे थे। तो उनकी हत्या हो जाती है, और इसको नेहरू जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ये क्यों किया जाता है। ये कहते हैं, नेहरू जी को मैं कोट कर रहा हूं, ये लेटर्स टू द चीफ मिनिस्टर्स में वो कहते हैं कि गांधी जी की जो असैसिनेशन है, ये कोई एक पागल आदमी का काम नहीं है कि कोई भड़क गया और उसने गोली मार दी। वो कहते हैं कि ये एक एफर्ट है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड ही नेम्स इट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, टू चेंज द नेचर ऑफ द स्टेट। मतलब ये जो नया स्टेट बनने वाला है, उसका नेचर ही बदलने के लिए कोशिश हो रही है कि ये जो राइट्स हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं, इससे एक ऐसा सिचुएशन बन जाए जिससे नेहरू जी कहते हैं, so that a deliberate coup d'etat was planned involving killings of several persons and the promotion of general disorder to enable the RSS to seize power. अपनी हिस्ट्री में तो लड़ाई करी नहीं अंग्रेजों के साथ, परंतु जब आजादी आने वाली थी, क्योंकि उस वक्त ये हिंदू मुस्लिम राइटिंग वगैरह इतनी हो गई,
तो ये कोशिश थी कि इसको इसका इस्तेमाल करके एक पावर ग्रैब कर लिया जाए और भारत जो बने वो एक पाकिस्तान का मिरर इमेज बने। वो मुस्लिम पाकिस्तान तो हम हिंदू इंडिया बने, हिंदू राष्ट्र बने, जो कि आरएसएस का विजन था शुरू से ही। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका था और गांधी जी को वो सबसे बड़ा अड़चन समझते थे ऑन द वे टू हिंदू राष्ट्र, नेहरू जी से भी ज्यादा। हालांकि आजकल आरएसएस के कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने तो ये कहा कि गोडसे ने गलत आदमी पे गोली चला दी। वो तो ये केरल के लीडर हैं आरएसएस के, वो बीजेपी के इलेक्शन भी लड़े थे एमपी के। तो उनका कहना है, वो छपा भी था इनके अखबारों में, कि गोली तो गलती से गांधी जी पे मारना नेहरू पे चाहिए था, क्योंकि वो दोनों को ही समझते थे। पर मेरे हिसाब से वो गांधी जी को ज्यादा बड़ा एनिमी समझते थे, क्योंकि नेहरू के बारे में झूठ फैलाना थोड़ा आसान था कि भाई वो तो रिलीजियस नहीं है, वो तो मुस्लिम है। आजकल आप अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेहरू भी मुसलमान, उसके पेरेंट्स भी मुसलमान, वो कैसे आयाशी थे, ये थे वो थे। मतलब मेरे मुंह में तो मैं शब्द ही नहीं ला सकता हूँ जैसे आप आजकल जो प्रोपेगेंडा होता है। पर गांधी जी के बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल था कि वो हिंदू नहीं है, कि वो धर्म पे नहीं विश्वास करते थे। तो इसीलिए गांधी जी को बहुत बड़ा अड़चन माना जाता था हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में, क्योंकि गांधी जी का बेसिक आइडिया था। जब वो कांग्रेस पार्टी को जब रिऑर्गेनाइज करते हैं 1920 में, तो वो कहते हैं कि दो तीन चीजें, ये सिर्फ फॉरेनर मेंबरशिप नहीं, कि यू हैव टू बिलीव इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यू हैव टू बिलीव इन द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर आप इन चीजों पर विश्वास नहीं करते तो आप कांग्रेस ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। तो उनको, जो मैंने आपको कहा कि भारत की आत्मा उनके हिसाब से थी कि यहाँ पे एक यूनिटी रहेगी, that there will be no difference on the basis of religion and caste and things like that. तो वो आदमी को तो हटाना बहुत जरूरत था और उनकी हत्या इसीलिए करी जाती है। और नेहरू जी और पटेल में इसमें कोई दो राय नहीं थी, वो दोनों अग्रीड थे। और पटेल ने तो नेहरू जी को चिट्ठी भी लिखी और उन्होंने कहा कि पटेल उस वक्त, आप जानते हैं आजादी के बाद वो होम मिनिस्टर थे, पटेल खुद एक क्रिमिनल लॉयर थे। तो एज अ होम मिनिस्टर, एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड एज अ क्रिमिनल लॉयर, उनका जजमेंट का कोई मायने रखता है। वो कहते हैं, आई एम कोटिंग हिम, आई हैव नो डाउट इन माय माइंड that an extreme wing of the Hindu Mahasabha led by Veer Savarkar, वीर नहीं कहते हैं, by V.D. Savarkar, which led to the assassination of the Mahatma. तो उनको, उनके मन में कोई डाउट नहीं था कि क्यों और किसने और कैसे गांधी जी की हत्या कराई। इसीलिए पटेल करीब 25,000 आरएसएस के लोगों को जेल में डालते हैं गांधी जी के हत्या के बाद। और उनके अब कई किताबों में आ चुका है कि वो आरएसएस को बहुत जबरदस्त क्रिटिक करते हैं कि आपने गांधी जी के डेथ पे आप मिठाइयां बांट रहे थे, आप आप सेलिब्रेट कर रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत काफी कॉरेस्पॉन्डेंस है इस पे। पटेल की एक बहुत बड़ी स्टैचू बना देने से वो कोई हिंदू राष्ट्र वाले नहीं बन जाते। पटेल वाज अ ग्रेट कांग्रेसमैन और गांधी के अमंग द क्लोजेस्ट एसोसिएट्स थे। तो ये तो आप कुछ भी हिस्ट्री बना लो, इसीलिए मैं खास करके आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो ये जो एक कोशिश थी कि इस सिचुएशन को, ये होलोकॉस्ट लाइक सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए, पार्टीशन को, राइटिंग को इस्तेमाल करते हुए भारत की परिकल्पना को ही बदल दी जाए, आइडिया ऑफ इंडिया को बदल दी जाए और इंडिया बने एक हिंदू राष्ट्र, काउंटर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये आइडिया नेहरू एंड द नेशनलिस्ट लीडर्स सेड वी विल नॉट अलाउ इट टू हैपन। अनफॉर्चुनेटली गांधी जी की तो डेथ ही हो जाती है। नेहरू उस वक्त इसको अपना एक प्राइमरी टास्क बना लेते हैं और 1950-51 को जो पहले इलेक्शन होती है भारतवर्ष में, उस इलेक्शन में वो इसको एक रेफरेंडम की तरह ट्रीट करते हैं कि ये एक 1 पॉइंट इलेक्शन है कि क्या भारत जो अब बन रही है, नया देश जो हमने क्रिएट किया है, क्या ये एक सेक्युलर इंक्लूसिव देश बनेगा या ये एक हिंदू राष्ट्र बनेगा जैसे पाकिस्तान मुसलमान देश है।
और ये सवाल लेके नेहरू करीब 40,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, और उनके पास ही 8,000 करोड़ वाले प्लेन नहीं थे जो आजकल प्राइम मिनिस्टर्स के पास होते हैं। बैलगाड़ी, गाड़ी, पैदल, ट्रेन करके 40,000 किलोमीटर, और करीब 3.5 करोड़ लोगों से वो डायरेक्टली बातें करते हैं। 35 मिलियन, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं, डायरेक्टली 1 out of 10 people in India he addresses, and this is just जवाहरलाल नेहरू। बाकी नेशनल लीडर सोचिए, सब इसको लेके एकदम लोगों पे जाते हैं और कहते हैं कि ये मौका है, आप डिसाइड करिए कि आपको किस किस्म का भारत चाहिए। नतीजा ये होता है कि ओवरवेलमिंगली द इंडियन पीपल रिजेक्ट कम्युनलिज्म। जो पहले इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसमें सारे हिंदू महासभा, जनसंघ, राम राज्य परिषद, इन सब को मिला के 10 सीट मिलते हैं आउट ऑफ 489। 499 सीटों में से 10 सीट मिलते हैं और 6% वोट मिलते हैं। मुस्लिम लीग तो खैर खत्म ही हो गया होता क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए। हिंदू कम्युनलिस्ट को सिर्फ 6% वोट मिलते हैं। मतलब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल वोट फॉर अ सेक्युलर इंडिया। ये है हमारे राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रीय आंदोलन की विक्ट्री। दैट लोगों के मन के अंदर ये जो 100 साल का जो मूवमेंट था, उनके मन के अंदर जो बेसिक आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म जो मैंने शुरू में आपको बताया, आइडिया ऑफ इंडिया के, ये उनके अंदर इतने जा चुके थे कि इस होलोकॉस्ट लाइक सिचुएशन के बावजूद, इतने कम्युनल राइटिंग और पर्सनल लॉस के बावजूद भी ओवरवेलमिंगली लोगों ने कम्युनलिज्म को रिजेक्ट किया। गांधी जी के डेथ का भी इस पे बहुत जबरदस्त असर था। जो लोग थोड़े बहुत भी कम्युनल थे उनको भी लगने लगा कि कम्युनलिज्म का अगर ये नतीजा है that one of the greatest people of the 20th century is murdered, तो इससे तो हम दूर हो जाए। तो गांधी जी ने अपने डेथ में भी ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था कि उस डेंजरस सिचुएशन में जहां की भारत की पूरी अस्तित्व खत्म होने वाली थी, उसका जो पूरी सोच खत्म होने वाली थी, पूरा विजन खत्म होने वाला था, उसको वो रोकते हैं अपने डेथ से। कम्युनलिज्म वाज पुश्ड बैक फॉर डेकेड्स, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट डिस्ट्रॉयड। खत्म नहीं किया कर पाए थे हम, और उसका नतीजा आप आज भोग रहे हैं। वही फोर्सेस जिनको हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लीडरों ने बिल्कुल खत्म कर दिया था वर्चुअली, वो अब वापस आपके आ रहे हैं। अब आता है हम बाकी 4 जो मुद्दे थे आइडिया ऑफ इंडिया की। पहला मैंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज था जो सेक्युलरिज्म पे था, और बाकी मुद्दों पे क्या करते हैं मैं 2-2, 4-4 मिनट बताना चाहूंगा। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, मैं खास करके इसमें फोकस कर रहा हूं क्योंकि गांधी जी के बाद जो नंबर 2 एनिमी है वो जवाहरलाल नेहरू। उनका जो डिफेमेशन हो रहा है, उनको जो डिमोनाइज किया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर नेहरू ना होते तो पता नहीं हम कहां पहुंच गए होते अब तक। हर चीज में, चाहे वो कश्मीर प्रॉब्लम हो, चाहे गरीबी हो, चाहे एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, चाहे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो, चाहे इंडस्ट्री में, सब कुछ नेहरू ही रिस्पॉन्सिबल थे। आप तो अगर अखबार पढ़ते हैं तो आप देखेंगे। इसलिए जो सच्चाई है वो आपके सामने लाना चाहिए। गांधी जी के डेथ के बाद, और सरदार पटेल की भी डेथ हो जाती है 1950 में, नेहरू के कंधों पे ये सारा भार पड़ता है कि जो नया देश बना है, इस मूवमेंट के नतीजे से जो देश बना है, उस देश को हम इस मूवमेंट की आइडियाज के अंदर तहत में रख के कैसे बनाएं। मतलब उसमें हम डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, प्रो पुअर, ये जो 3 बड़े बड़े आइडियाज हैं, इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड प्रो पुअर, ये 4 आइडियाज हमारे नेशनल मूवमेंट के, ये कैसे इंप्लीमेंट करें। तो सेक्युलरिज्म की तो मैंने अभी शुरू में बात करी, दैट नेहरू और नेशनलिस्ट लीडर्स ने कितना बड़ा रोल किया इन द बिगिनिंग इटसेल्फ इन एस्टैब्लिशिंग सेक्युलरिज्म, अ सेक्युलर स्टेट। बात आई इंडिपेंडेंस की। आजादी के बाद नेहरू जी बिल्कुल क्लियर थे कि हमको पॉलिटिकल आजादी तो मिल गई, पर हमें इकोनॉमिक आजादी नहीं मिली। मतलब
जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास जो आर्थिक आजादी जो थी, इकोनॉमिक आजादी वर्चुअली कुछ भी नहीं थी। कैसे? अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद आप क्या करना चाहते थे? इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे भारत को, दैट यही गोल था। डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? मशीन्स, फैक्ट्रीज। जब आप मशीन या फैक्ट्री डालने लगते हैं तो आप देखते हैं कि आप तो बनाते ही नहीं है। वही मशीन और फैक्ट्री के लिए आपको वापस वही इंग्लैंड, वही जर्मनी, वही यूएसए जाना पड़ेगा। तो आजादी के टाइम पे 95% ऑफ इवन मशीन टूल्स, मतलब ये प्लायर्स और रेंचेस, हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी, और करीब करीब 100% मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो आप पॉलिटिकली तो आजाद हो गए, पर उन्हीं पे डिपेंडेंट रह गए जिनसे आप आजाद हुए। इसको कहते हैं न्यो कॉलोनियलिज्म। नाम के वास्ते आजादी, पॉलिटिकल आजादी, पर कॉलोनियल कंट्रोल रहता है। और नेहरू का 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि इसको हमने तोड़ना है। और वो कैसे तोड़ते हैं? थ्रू प्लानिंग, और खास करके जो सेकंड प्लान है जिसको नेहरू महालनोबिस प्लान कहते हैं, जिसमें वो फोकस करते हैं ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, ऑन मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज। सिर्फ कपड़ा बनाने से नहीं, कपड़ा बनाने के मशीन को भी आपको बनाना है। सिर्फ स्टील बनाना नहीं, स्टील बनाने की मशीन भी आपको बनानी है। तो ये इस पे फोकस करते हैं, और नतीजा ये होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको ब्रीफली, कोई सवाल करेंगे तो मैं बता दूंगा एग्जैक्टली क्या करते हैं। नतीजा ये होता है कि जब 1950 में करीब 100% मशीनरी आपको इंपोर्ट करनी पड़ती थी, 1960 में जाके आपको करीब 64% करनी पड़ती थी, और 70-74 में जाके आपको सिर्फ 9%, only 9% had to be imported. I'll give you the exact figure. 1960 में 43%, excuse me. आजादी के टाइम पे 100% मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती थी, उसकी आयात करनी पड़ती थी, और 1960 नेहरू जी के होते होते वो सिर्फ 43% में आ गया था, और नेहरूवियन पॉलिसीज को फॉलो करते करते 1974 में सिर्फ 9%। मतलब 91% आप अपना ग्रोथ अपने बलबूते पे कर सकते थे। ये होती है ट्रू आजादी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इसीलिए नेहरू का जो नॉन अलाइनमेंट का जो स्ट्रेटेजी था, ये तभी हो पाता सच जब आप अपने बलबूते पे जी सकते थे। अगर आप अपना बेगिंग बोल लेके मशीन के लिए, खाने के लिए अगर सारे दुनिया भागते होते थे, तो आप उनसे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते थे। तो ये नेहरू जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बनाई जो भारत को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देता है, जिससे उसको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलती है, जिससे वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकता है। सो इंडिपेंडेंट कि वो नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेहरू जी का नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था, वो कहते हैं कि हम किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं है। ये नहीं है कि एक सुपर पावर के पीछे लग के दूसरे सुपर पावर के खिलाफ हो जाएंगे, हम किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं है। और इस सोच में वो करीब 100 देशों को साथ में लाते हैं। 100 कंट्रीज जॉइन द नॉन अलाइंड मूवमेंट। इससे दोनों सुपर पावर बड़े नाराज होते हैं। वो कहते हैं तुम इतने गरीब देश हो और तुम सारी दुनिया को लेक्चर देते हो। तो नेहरू उसको बड़ा जबरदस्त जवाब देते हैं। वो कहते हैं वी मे बी पुअर, बट हु हैज टोल्ड यू दैट द पुअर कैन नॉट हैव अ वॉइस। गरीब जरूर है, पर आपको ये किसने कह दिया कि गरीब जो है उसको वो एक इंडिपेंडेंट आवाज उसकी नहीं होती है। तो इस स्पिरिट से लेके वो एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तैयार करते हैं। और ये भी कहना बिल्कुल गलत है कि नेहरू जी सारा सिर्फ इंडस्ट्री पे ही जोर दे दिया और एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया। वो तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने आके कुछ किया, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई। ये भी कंप्लीटली, मतलब इतना बड़ा रबिश और गलत मिस इन्फॉर्मेशन शायद कंटेम्पररी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। नेहरू के टाइम पे 1950 to 64 में रेट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर वाज 8 times, 8 गुना ज्यादा देन द प्रीवियस 40 years। मतलब 1910 से लेके अगर आप 1947 तक की ग्रोथ रेट देखें, उससे 8 गुना तेजी से 1950 से 1964 तक
भारत का कृषि का प्रोग्रेस होता है 8 times फास्टर। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्ट्रेटेजी थी वो नेहरू जी के जीते जी उसको वो शुरू किया जाता है, जो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसको कहते थे, IADP, वो नेहरू जी के होते होते ही एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू हो गया था, पर उनकी डेथ के बाद इसको, एज यू नो, लाल बहादुर शास्त्री बड़ी जल्दी, कुछ महीनों में ही उनकी डेथ हो जाती है, फिर इंदिरा गांधी उसको आगे ले जाते हैं। परंतु उसकी बात मैं नहीं करता, मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूँ। इस पे बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिक हिस्टोरियन है डैनियल थॉर्नर, जो कि इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। डैनियल थॉर्नर और वुल्फ लैडेजिंस्की थे जिन्होंने जापान, कोरिया, भारत और कई देशों को लैंड रिफॉर्म पे एडवाइज किया था। आप याद रखिएगा कि नेहरू के पीरियड में लैंड रिफॉर्म हो जाते हैं विद डेमोक्रेसी। 200 साल पुरानी जमींदारी प्रथा खत्म हो जाती है। He breaks the back of the zamindars, you know, in this period. वो तो अलग बात है, इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म होता है। पर डैनियल थॉर्नर का एक पैरा कोट करके इस मामले को छोड़ता हूँ, टाइम मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं, it is sometimes said that the initial 5-year plans neglected agriculture. This charge cannot be taken seriously. The facts are, in India's first 21 years, जिसमें 17 साल तो नेहरू ही थे, more has been done to foster change in agriculture and more change has actually taken place than in the preceding 200 years. मतलब नेहरू के टाइम पे जो एग्रीकल्चर में चेंज होता है वो पिछले 200 साल से ज्यादा होता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत मिस इन्फॉर्मेशन है कि नेहरू एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करते हैं। वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की सामंजस्यता को समझते हैं कि एक के बदला दूसरे नहीं हो सकता। आप ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं कर सकते बगैर ट्रैक्टर के, बगैर डीजल पंप के, बगैर बिजली के, बगैर भाखड़ा डैम के। ये दो एकदम जरूरी एक दूसरे के साथ होता है। दुनिया की हिस्ट्री आप अगर देखेंगे कि एक सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता जब तक दूसरा सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा। लास्टली, आजादी के बाद नेहरू क्लियरली देखते हैं कि एक बहुत बड़ी खामी जो भारत में है, वो एंटीसिपेट करते हैं द नॉलेज रेवोल्यूशन जो आज है, द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। वो 1950 में इसको एंटीसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आने वाला है, नॉलेज रेवोल्यूशन आने वाला है। और भारत जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये एरिया को अंग्रेजों ने जानबूझ के बिल्कुल बुझाया हुआ था। वो यूनिवर्सिटीज में कहते थे कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो उनके अपना पुश किया हुआ यूनिवर्सिटी था, वहां पे भी कहा जाता था पर्शियन सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए, अरिथमेटिक सिखाइए, परंतु साइंस टेक्नोलॉजी मत सिखाइए। तो अंग्रेजी हुकूमत के समय में हमारे साइंटिफिक नॉलेज बेस जो था बहुत मामूली सा था। तो नेहरू ने आके उसको फ्रंटली चैलेंज किया। अगर आप पहला प्लान देखिए, 1950s की एक्टिविटी देखिए, तो एक साइड में तो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डैम्स और स्टील प्लांट्स बन रहे हैं। इक्वली इंपॉर्टेंटली इसी टाइम पे IITs, IIMs, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब उसी टाइम पे बनते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके बगैर भारत जो अगला रेवोल्यूशन आएगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से तो हमको रोक दिया गया, अंग्रेजी सरकार ने रोक दी, पर ये जो अगला इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आने वाला है, नॉलेज रेवोल्यूशन, उसमें हम रह जाएंगे। ये नेहरू जी के जो 50s का अटेम्प्ट था, उसका नतीजा ये है कि आज जो है भारतवर्ष, जो हमारी ग्रोथ में सबसे पावरफुल सेक्टर है, वो जानते हैं आप कौन सा सेक्टर है? वो है सर्विसेज सेक्टर। आधे से ज्यादा भारत की जो GDP है वो सर्विस सेक्टर के वजह से बढ़ रही है। और वो सर्विस सेक्टर क्या होता है अपार्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? तो नेहरू के कंधों पे तैयार आज का भारत है। इट इज नॉट डिस्पाइट नेहरू बट बिकॉज ऑफ नेहरू दैट वी हैव रीच्ड दिस सिचुएशन। और आखिरी बात बिफोर आई लीव दिस, द प्रो पुअर ओरिएंटेशन,
इसमें दो बातें जुड़ी हुई है कि ये जो भी हमारा औद्योगिक क्रांति होती है और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सारा विद डेमोक्रेसी होता है, जो जिसका हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं है। दुनिया में कोई देश नहीं है जो इंडस्ट्रियलाइज करता है विद डेमोक्रेसी। अमेरिका करता है विद स्लेवरी, ब्रिटेन करता है विद कॉलोनीज। ब्रिटेन जब इंडस्ट्रियलाइज करता है तो 100 में से 85 रुपए जो है, 85 पाउंड जो वो इन्वेस्ट करता है, वो कॉलोनीज से ट्रिब्यूट लेके करता है ना। ये कोई डेमोक्रेसी का नतीजा नहीं है। रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है विद फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन, मिलियंस ऑफ पेजेंट्स आर किल्ड, कोई एग्जांपल नहीं है। एवरी कंट्री दैट इंडस्ट्रियलाइज्ड हैज कॉलोनीज। भारत जब इंडस्ट्रियलाइज करता है, ना इनके पास कोई कॉलोनीज है और ना ही इनके पास एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है कि वर्किंग क्लास पे आप जो मर्जी कर लो, ट्रेड यूनियन बैन कर दो। आप चार्ल्स डिकेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब इंग्लिश रेवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो वर्किंग क्लास की क्या हालत थी। मतलब ट्रेड यूनियनिज्म तो भी बहुत बहुत दूर था, है ना। तो ये एक बहुत कमाल की एक्सपेरिमेंट थी, इसीलिए दुनिया भर में नेहरू की इतनी प्रेस्टीज थी कि उन्होंने दिखाया कि हाउ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री इन द 20th सेंचुरी, जबकि डेमोक्रेसी का एक आगमन हो चुका था, विद डेमोक्रेसी कैसे इंडस्ट्रियलाइज कर सकता है। चाइना का मॉडल था विदाउट डेमोक्रेसी वाला, जिसमें 20 से 60 मिलियन, मतलब 2 से 6 करोड़ लोगों की हत्या होती है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ये कम्यून बनाने में। भारत में ये नहीं होता है। इट इज नॉट ऑन द बैक्स ऑफ द वर्किंग क्लास एंड द पेजेंट्री, उनके सप्रेशन से नहीं। 50% लैंड टैक्स इन जापान, यहाँ तो टैक्स ही अबॉलिश हो जाता है एग्रीकल्चर में। तो इस सिचुएशन में इंडस्ट्रियलाइज करना एक बहुत बड़ी बात थी, और वो भी विद डेमोक्रेसी। ये नेहरू का सबसे बड़ा, अगर मुझे पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या थी, कि ये सारा जो चेंज था विद डेमोक्रेसी कर सके थे। और इस पे एक प्रो पुअर वाली बात पे इस पे बहुत असर था। इस पे आप अमर्त्य सेन, हमारे नोबेल लॉरेट, इन्होंने इस पे बहुत जोर दिया कि डेमोक्रेसी जो है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है, इट इज, ही सेज, द ग्रेटेस्ट गारंटर ऑफ द पुअर। डेमोक्रेसी इंश्योर्स civil liberties, and democracy doesn't ensure socialism, but it ensures that the poor will not be left out. And then he contrasts China and India. फिर वो चाइना और इंडिया को कॉन्ट्रास्ट करते हैं और कहते हैं देखिए वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, तो वहां पे जब उन्होंने अपना प्रोग्रेस किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस अंडर माओ, तो वहां पे तो 2 से 6 करोड़ लोग मर गए, फेमिन में मर गए, भूखे मर गए, पर दुनिया को पता भी नहीं लगा। 2 से 6 अभी तक इसलिए कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन ही है किसी के पास। 2 और 6 में तो बहुत फर्क है, 2 करोड़ और 6 करोड़ में 20 to 60 मिलियन लोग कहते हैं। इसलिए क्योंकि आपने पूरे इंफॉर्मेशन को दबा दिया था। भारत में अब की बात तो छोड़िए, अब तो कितने 70,000 न्यूज़पेपर्स हैं अभी भारत में, 70,000 न्यूज़पेपर्स, 700 सैटेलाइट चैनल्स, और अब तो खैर मीडिया को काफी दबाया हुआ है, पर नेहरू के टाइम पे आप सोचिए कि कोई चीज दबानी है, कोई सवाल ही नहीं है। काला हंडी में डेथ हो जाती है फैमिन में, तो सारे देश में बात फैल जाती है एक डेथ से। इसीलिए आजादी के बाद में कोई फैमिन नहीं होता। ये पहला जो आप एक देख रहे हैं कि लार्ज स्केल डेथ्स, ये इस पेंडेमिक में हुआ है। आप मुझे आजादी के बाद का कोई एग्जांपल दिखा दीजिए जहां पे लार्ज स्केल डेथ्स ऑफ द पुअर विदाउट द स्टेट डूइंग एनीथिंग। हो ही नहीं सकता था, सरकार ही गिर जाती है। तो डेमोक्रेसी का ये नतीजा अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी आप मेंटेन करोगे तो पुअर को आपको नजरअंदाज रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अगला इलेक्शन हार जाओगे। आप इन्फ्लेशनरी स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ नहीं बना सकते जो लैटिन अमेरिका ने बनाई।
जहां पे इतना इन्फ्लेशन की मतलब 1 रुपए का कोई 100, 200, 300 गुना उसकी वैल्यू घट जाती थी। यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता था। प्याज के दाम बढ़ जाते थे तो सरकारें गिर जाती थी। अब आप कुछ और ही देख रहे हैं कि पर असर यहाँ पे भी पड़ेगा इसका, आप देखेंगे। अब मैं सम अप करता हूं, मेरे पास जो समय है उसमें 2-4 बातें कहना चाहूंगा। हमने देखा कि ये जो 100 साल की हमारी आजादी की कहानी है, लड़ाई है, उसके वैल्यूज जो थे उसको उसने हमारे देश को कैसे डायरेक्शन दी। डेमोक्रेसी की, इंडिपेंडेंस की। हम एक जूनियर पार्टनर नहीं बन गए, हम जापान नहीं बन गए। जापान की जो ग्रोथ हुई 1950 से 1970 तक 10% पर ईयर, जिससे कि जापान फ्रॉम वन ऑफ द developed countries became the second largest economy in the world, was as a junior partner of USA. आजाद देश थोड़ी था वो। इस पे आप जॉन डावर की किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से मतलब जापानीज को आजादी छीन ली गई थी वर्चुअली। जापान वाज ट्रीटेड एज अ बेस फॉर वियतनाम वॉर। और अभी तक जापान कैन नॉट डिसाइड कि उनकी कितनी बड़ी आर्मी होगी, उनका क्या होगा, वो उनका कंट्रीब्यूशन दुनिया में क्या होगा, वो अमेरिका के उसके बगैर नहीं कर सकते। तो ये रास्ता हमने नहीं चुना। तो ये एक था कि क्योंकि इसलिए नहीं चुना क्योंकि ये जो चुनता रास्ता वो पावर में नहीं आ सकता था, क्योंकि लोगों के दिमाग में डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस हैड बीन पुट इन। हम ये सेमी सॉवरेन पाथ नहीं ले सकते थे, हम सेमी डेमोक्रेटिक पाथ भी नहीं ले सकते थे, जो पाथ की साउथ कोरिया ने लिया कि भाई पहले तो आप सिविल लिबर्टीज बिल्कुल छीन लो, और द गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी क्विक ग्रोथ करे और फिर हम सोचेंगे डेमोक्रेसी की। ये पाथ जो साउथ कोरिया का था, वो अभी भी साउथ कोरिया में अभी भी फुल डेमोक्रेसी नहीं है, पर वो तो इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि भारत के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पहली बारी जब डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, तो भारत की आम जनता ने उसको रिजेक्ट किया। इंदिरा गांधी आप जानते हैं बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी, 16 साल प्राइम मिनिस्टर थी। उनके डेथ पे लोगों ने कई स्टेट्स में, साउथ में उस वक्त मैं खुद था, लोगों ने अपने अंगीठियां नहीं जलाई। गरीब लोगों ने खास कहा कि भाई हमारी तो मां मर गई। फिर भी पर उन्होंने डेमोक्रेसी के साथ जब इमरजेंसी लगाई तो वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये नतीजा है ये 100 साल के मूवमेंट का। नतीजा ये भी है कि अब हमारी जो सरकार है वो कहती है कि हम तो हिंदू राष्ट्र में विश्वास करते हैं, है ना। बड़े से बड़े मंत्री उनके कहते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र में विश्वास करते हैं, पर भारत अभी हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनाना। सेक्युलरिज्म में हमारे जरूर दाग पहुंचे हैं, कई नुकसान हो रहे हैं, कई दबाव किस्म के दबाव आ रहे हैं, पर अभी भी कोई ये नहीं कहता कि भारत अभी भी सेक्युलर नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदू स्टेट बन गए हैं, हम पाकिस्तान की तरह बन गए हैं। हमारे डेमोक्रेसी को कब कहा जा रहा है, दुनिया भर में कह रहे हैं कि अब ये रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी हो गया, डिमिनिश्ड डेमोक्रेसी हो गया, पर अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये है हमारा द हेरिटेज ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट। ये जो हमको देन मिली है हमारे नेशनल मूवमेंट की 100 साल की, कि आप सिर्फ सत्ता में आने से लोगों की मानसिकता नहीं छीन ले सकते। लोगों के मन में अभी भी एक सेक्युलर मेंटालिटी, एक डेमोक्रेटिक मेंटालिटी अभी तक है। इसको तोड़ने की खूब जोरों से कोशिश हो जा रही है, परंतु ये इतने आसानी से नहीं टूट सकती। परंतु हम देख ये जरूर रहे हैं कि सम ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जिसकी बात मैंने अभी करी ऑफ नेशनल मूवमेंट और ऑल्सो पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो अचीवमेंट्स हम धीरे धीरे अब खो रहे हैं। एक तो सेक्युलर फैब्रिक को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, प्रो पुअर ओरिएंटेशन को खोते जा रहे हैं,
जिस किस्म से ये हमारे सारी दुनिया के सामने हमारा सिर नीचा हो जाता है, जिस किस्म से हमारे माइग्रेंट लेबरर्स को पैदल चलाया गया 45 डिग्री की हीट में, शहरों से वो पैदल घर जा रहे हैं, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने बाप को कंधे में लेके। ये तो मतलब इनह्यूमन, कोई सोच भी नहीं सकता कि किस तरह से हमने अपने गरीबों को ट्रीट किया है। तो ये एक नया चीज है, इस पे भी हमको ध्यान देना है। कंप्लीट अबैंडनमेंट ऑफ द पुअर, जिस किस्म की इनइक्वालिटी आप अब देख रहे हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता था 30-40 साल पहले। और लास्टली, और ये सबसे बड़ी बात है, कि हमारी जो सिविल लिबर्टीज है, डेमोक्रेसी है, इसी से मैंने लेक्चर शुरू किया था, सेक्शन 124A से और गांधी जी से, कि गांधी जी ने कहा था दिस इज द वाटर ऑफ लाइफ, देयर इज नो स्वराज अनलेस सेडिशन लॉज आर रिपील्ड, देयर इज नो स्वराज अनलेस you have the right to speak, a free press, and the right to organize even a revolutionary project, so long as you are non-violent. यही आपका सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, जो गांधी जी 1920 से कहते आ रहे हैं कि सिविल लिबर्टीज को आपको प्रोटेक्ट करना है। और ये हमारी एक ग्रेट एडवांटेज थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कितना बड़ा एडवांटेज, जिसको हम सोचते भी नहीं है, भूल जाते हैं, क्योंकि हमको आदत पड़ गई थी। अब जब छिनने लगी है तो लोग जाग रहे हैं, क्योंकि आपको आदत थी कि आप आजाद हो। आपको सडनली अब पता लगने का, नहीं मैं तो आजाद नहीं हूं, कुछ बोलूंगा तो मुझे कोई देशद्रोही करके कर देगा, मैं कोई छाप दूंगा तो मेरे छापे लग जाएंगे। जो हो रहा है रोज देख रहे हैं आप, कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो गया तो अरेस्ट ही कर लेते हैं। कोई अभी कुछ कहा भी नहीं है। एक केरला का जर्नलिस्ट यूपी जा रहा है ये देखने कि हाथरस कांड में हुआ क्या, उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया आपने। तो ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस तो कहां पहुंच गई है आपकी। इस बारे में सोचिए कि कार्डोजो, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट थे, who brought Brazil from dictatorship, from military dictatorship into democracy and into the globalization process. कार्डोजो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी प्रोफेसर थे, परंतु कार्डोजो लेफ्ट विंग थे। वो जो डिपेंडेंसी थियरी जिसको कहते हैं, कार्डोजो लेफ्ट डिपेंडेंसी थियरी के एक बड़े माने वो लीडर थे। तो वो जब भारत आए 1996 के करीब, तो एक मीटिंग हुई, लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया गया, तो बहुत इंटेलेक्चुअल्स ने उनको पूछा कि कार्डोजो साहब, आप तो लेफ्टिस्ट हो, आप तो मार्क्सिस्ट हो, आप कैसे, आपने ब्राजील को कैसे ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने दिया। ग्लोबलाइजेशन की अब हिंदी तो आप समझते हैं ना। तो कार्डोजो का जवाब बहुत अच्छा था, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि हमारी आजादी के लिंक्ड है। वो उन्होंने कहा कि आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर टू ग्लोबलाइज और नॉट। अब वो जो पुराने जमाने का जो आयरन कर्टन और बैम्बू कर्टन वाला था कि अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर लो, वो खत्म हो गया। सोशलिस्ट कंट्रीज हैव आइदर डिसअपीयर्ड और दे हैव गिवन अप दिस कंटेनमेंट। अब ग्लोबलाइजेशन तो ये कहते हैं कि एक फैक्ट है, अगर आप ग्लोबलाइजेशन में नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो आप म्यांमार बन जाओगे, बर्मा बन जाओगे। सवाल ही सेज आपको ये पूछना चाहिए कि हाउ टू ग्लोबलाइज। आप दुनिया के इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हो? डू यू ग्लोबलाइज विद योर सॉवरेंटी इंटैक्ट? क्या आप अपनी आजादी को इंटैक्ट रखते हुए ग्लोबलाइजेशन में फंसते हो, ये भौगोलिकरण जो है उसके अंदर घुसते हो, या डू यू डू इट विद अ सेफ्टी नेट फॉर द पुअर? दो चीजें क्या आप रख रहे हो? क्या आप आजादी रख रहे हो और पुअर को साथ में रख रहे हो, या आप बिल्कुल ऐसे ग्लोबलाइज कर रहे हो कि आप किसी फॉरेन पावर के जूनियर पार्टनर बन जाओगे और अपने गरीबों को जो है आप बिल्कुल अबैंडन कर दोगे? ये दो रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें भारत का ब्राजील के ऊपर बहुत एडवांटेज है। आपका जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आपका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा है, उसमें आपकी जनता जो है
वो इसको ना आपके सरकार को इस तरह से ग्लोबलाइज करने देगी कि वो अपना इंडिपेंडेंस ही खो दे, जूनियर पार्टनर बन जाए, ना ही वो अपने गरीबों को छोड़ के आपको ग्लोबलाइज करने देगी। क्यों? लोगों ने पूछा ये कैसे? तो उन्होंने कहा क्योंकि आपके यहाँ पे 100 साल की नेशनल मूवमेंट रही है, आपके यहाँ पे गांधी जी रहे हैं जिन्होंने आपको रेजिस्ट करने सिखाया है, आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपके लोग, आपकी जनता नहीं अलाउ करेगी आपकी ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट द टेकिंग द पोर अलोंग। ये 1996 में कहा था और आप देखिए कितना सही कहा था। 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं, तब से लेके ये सारे जो प्रो पुअर लॉज हैं, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सारे राइट्स बेस्ड, राइट टू एजुकेशन, ये सारे इस वक्त होते हैं फ्रॉम प्रेशर फ्रॉम द पीपल, डेमोक्रेटिक प्रेशर। यही वो कह रहे थे, इस डेमोक्रेटिक पावर को हमें नहीं जाने देना, इसको हमें इस पे अब बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। ये रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल अगेंस्ट रिजीम, अगेंस्ट पावर, जिसको गांधी जी कहते थे इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेडिशन लॉज, ही सेड, आर यूज्ड बाय द स्टेट टू प्रिवेंट एनीबॉडी फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। मैंने शुरू में कोट किया था कि सरकार को क्रिटिसाइज करोगे तो वो आप सेडिशन हो गया, इसलिए उन्होंने कहा था ये लॉज तो रिपील हो जाने चाहिए, जो आपके चीफ जस्टिस भी अभी कह रहे हैं। तो इसके बावजूद कि इस वक्त आपके इंडिपेंडेंस पे इतना दबाव है, फिर भी आप देख रहे हो कि भारत में नेशनल मूवमेंट का जो रेजिस्टेंस का हेरिटेज है वो कहीं नहीं गया। अभी पेंडेमिक के शुरू होने के पहले आपने देखे थे किस किस्म से आम आदमी, स्टूडेंट्स, आप जैसे स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स किस तरह से सड़क पे आ गए थे ये सीए, एंटी सीए के मूवमेंट पे। सारे देश में आ गए थे, ऑर्डिनरी पीपल, औरतें, बहुएं, बच्चे, यंग स्टूडेंट, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स आ गए थे। और क्या स्लोगन लेके आए थे? उनके हाथ में कौन से झंडे थे? गांधी जी के, भगत सिंह के। थोड़ा सा अखबार पढ़िए पेंडेमिक के पहले के महीनों के, 2020 के जनवरी के और अब फरवरी के, तो आप देखेंगे सीएए प्रोटेस्ट में किस किस्म की पार्टिसिपेशन थी, क्या लैंग्वेज थी उनकी। एकदम वही लैंग्वेज ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया, वही भाषा, वही इमेजरी, वही अंबेडकर, वही गांधी, वही भगत सिंह। तो ये हमारा पावर है एक, इसको मिटने नहीं देना, इसको अलाइव रखना इज आवर ड्यूटी। और सबसे बड़ी ड्यूटी किसकी है? सबसे बड़ी ड्यूटी है इंटेलेक्चुअल्स की। अटैक सबसे पहले इंटेलेक्चुअल्स पे होता है, क्योंकि अगर आपको डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करना है तो आपको थिंकिंग रोकनी है, आपको यूनिवर्सिटीज पे अटैक करना है। जब हिटलर पावर में आए तो सबसे पहले उन्होंने जर्मनी का उस वक्त जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी था, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी, उसको डिस्ट्रॉय किया। जैसे कि हमारे यहाँ पे जेएनयू को डिस्ट्रॉय, जेएनयू, एएमयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर जगह पे कोशिश चली जा रही है कि यूनिवर्सिटी से कोई आवाज ना उठे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स आर डेंजरस है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी भी इंटेलेक्चुअल्स की बनती है। और मैं इसको एंड करना चाहूंगा आज के टॉक से, क्योंकि मैंने बड़े सारे कंपैरिजन जर्मनी से किए, तो एक और हमारे टॉक जो शुरू हुआ वो भी एक पोएट से ही शुरू हुआ, तो मैं इसको खत्म भी एक पोएम से करना चाहूंगा जो कि जर्मन कॉन्टेक्स्ट में यूज होता था। इट्स नॉट अ पोएम विच राइम्स बट इट इज स्टिल अ पोएम, जिसमें ये लिखा था, एक प्रीस्ट, पादरी थे, उनका नाम था मार्टिन निमुलर ने। ये एक जर्मन पास्टर थे, प्रीस्ट थे, और जिन्होंने पहले तो हिटलर के साथ थोड़ी बहुत सांठ-गांठ की कोशिश करी थी, ये सोच के कि हम बच जाएंगे। फिर वो अलग हो गए और हिटलर भी समझ गए, तो हिटलर ने उनको कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया फॉर किलिंग, एंड ही एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ द टीथ, क्योंकि मतलब उनकी बारी आने के पहले कि उनको एक्सटर्मिनेट कर दिया जाए, तो जर्मनी की डिफीट हो गई और वो बच गए। बचने के बाद फिर उन्होंने और कई लोगों ने मिलके
एक स्टुटगार्ट डिक्लेरेशन निकाला, जिसमें ये सवाल पूछा गया कि जर्मनी को, जो इतना एडवांस देश था इन लिटरेचर, इन म्यूजिक, इन फिलॉसफी, वहां पे हमने कैसे इस किस्म का एक नाज़ी डिक्टेटरशिप आने दिया, कैसे हुआ, ये किसकी फेलियर थी? तो उसमें उन्होंने कहा कि चर्च की भी क्या फेलियर थी, चर्च को भी पूछा गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में निमुलर ने ये पोएम लिखा था, जो आज सारे दुनिया में अभी भी जहां जहां लोग रेजिस्ट करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कहते हैं, फर्स्ट दे केम फॉर द जूस एंड आई सेड नथिंग बिकॉज आई वाज नॉट अ जू। पहले वो जूस को पकड़ने आए, ये हिटलर के जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, उनकी जो आर्मी थी, मतलब आर्मी मतलब ये पॉपुलर आर्मी, दल, ये जो दल घूमते रहते हैं चारों तरफ जो लिंचिंग करते हैं, तो उनके, हिटलर के पास भी ऐसे दल थे। लाइन ये था कि फर्स्ट दे केम फॉर द जूस एंड आई सेड नथिंग बिकॉज आई वाज नॉट अ जू। देन दे केम फॉर द कम्युनिस्ट्स एंड आई सेड नथिंग बिकॉज आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट। Then they came for the socialists and I didn't say anything because I was not a socialist. And then they came for the trade union worker. I said nothing because I was not a trade union worker. And finally, when they came for me, there was nobody left to speak up. तो ये दुनिया भर में freedom is not divisible. अगर किसी और की आजादी छीन ली जा रही है तो आपकी आजादी नहीं बचने वाली है। ये मत कहिए कि तो उसको हो रहा है, मुझे क्या। आज कश्मीर की आजादी छीन ली तो बंगाल को पता लग गया ना कि कल उनकी भी छिन जाएगी। वही टेक्निक हो सकता है कि हम आपकी स्टेटहुड ले लेते हैं, हमारी मर्जी है जी, या आप बहुत ज्यादा मुसलमान है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना। अगर आप किसी माइनॉरिटी की आजादी ले लोगे तो आपकी अपनी आजादी भी नहीं बचती है। फ्रीडम, दैट इज वाई गांधी जी ने कहा था कि इट इज लाइक वाटर ऑफ लाइफ। इसको आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि चलो थोड़ा बहुत कर लीजिए, थोड़ा बहुत भी नहीं, यू कैन नॉट डाइल्यूट इट। एंड इफ यू डू नॉट, फ्रीडम इज नॉट डिविजिबल, एंड इफ यू डू नॉट एक्ट, और वही जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी हो। इसमें भी अगर लास्ट कमेंट मेरा ये है कि गांधी जी से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं। गांधी जी कहते थे कि आपके साथ जो 100 स्टेप नहीं आ रहा है, आप उसको ये मत कहिए कि ये तो कोई काम का नहीं, ये तो मेरे साथ नहीं है, जो कि कई पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को होता है कि आप या तो मेरे से फुल्ली अग्री करिए, नहीं तो मेरे आप दुश्मन है, हम आपको रिविजनिस्ट कहेंगे, हम आपको ये कहेंगे, हम ये कहेंगे। वो कहते हैं अगर आप मेरे साथ एक भी स्टेप आ रहे हो तो मैं आपको अपने साथ ले लेता हूं, ठीक है ना। तो ये कहना कि इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ तो आदमी कर ही सकता है। देयर इज सम रेजिस्टेंस दैट वन कैन डू। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो गांधी जी ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ था। आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो कुछ मत करिए, सिर्फ खादी पहन लीजिए, है ना, या चुपके से कुछ पैसे ही दे दीजिए किसी मूवमेंट को। बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो कम से कम अपने घर में तो रेजिस्ट करिए। अगर आपके पेरेंट्स या कोई अंकल या कोई कम्युनल स्टेटमेंट करता है, या कोई झूठ बोलता है या अफवाह फैलाता है ना, तो यंग people and the Indian people have this ability to do it. ये मत कहिए कि इन्होंने तो प्रेस दबा लीजिए, इन्होंने तो ये कर लिया। अंग्रेजों के टाइम पे क्या कम किया था? Was there more freedom of press in British times? तब आपके पास तो सोशल मीडिया तक भी नहीं था, और फिर भी there was a vernacular press act. Tilak was sent to Mandalay. Gandhiji was imprisoned for writing articles, and yet Indian journalists were able to reach the millions of the people. और हमारे पास आज ये कहना कि हम फिर भी नहीं कर सकते, जब तक अब तक तो हमें ये आजादी है कि आप मुझे बुला सकते हो और मैं बोल सकता हूं। Are we using that freedom is the question. Thank you so much. Such an incredible experience to hear from you, sir. Thank you so much.